अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उसने मेरी ज़ात में कभी गैर मामूली तो क्या, मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा भी नहीं किया। फिर वो सरकारी पार्टी में शामिल हो गया। तमकीन ने भी किसी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए उसे भी मेरा मेल जोल बहुत कम हो गया। कुछ अरसा उसी तरह गुजर गया। फिर अचानक एक रोज अदनान खुद मेरे पास आया और मुझे पार्टी में शामिल होने की ऑफर की। मैंने इनकार किया तो उसने मेरे साथ रात गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये तो मेरा धंधा था, मैं भला इनकार कैसे कर सकती थी। मैंने उसके साथ रात गुजारी। सुबह रुखसत होते वक्त उसने जो रकम दी वो मेरे मामूल के मुआवजे से कहीं ज्यादा थी। उसके बाद हमारे ताल्लुकात बढ़ते ही चले गए। क्या ये बात अजीब नहीं कि जब उसका ताल्लुक निचले तबके से था तो तब उसने तुम पर कोई तवज्जो नहीं दी, और जब वो तरक्की कर गया तो अचानक ही तुम पर मेहरबान हो गया। जबकि पैसा आ जाने के बाद उसके लिए लड़कियों की क्या कमी रह गई थी। उसके एक इशारे पर तुम जैसी हजारों खून को निशावर करने के लिए तैयार रहती होंगी। सलोमी ने मुझे गौर से देखा। मालूम नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये सवाल मेरे ज़हन में भी पैदा हुआ था और मैंने अदनान पर इसका इजहार भी कर दिया था। उसका कहना है कि वो मुझे उस वक्त भी पसंद करता था, लेकिन चूंकि मेरे ताल्लुकात उसके दोस्त तमकीन से थे, इसलिए वो मुझसे रब्तो ज़ब्त नहीं बढ़ाना चाहता था। ये बड़ी अजीब बात है, मैंने कहा। अगर उसे अपने दोस्त का इतना ही ख्याल था तो बाद में भी रहना चाहिए था। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस ये जानती हूँ कि वो मुझे बेहतरीन मुआवजे दे रहा था। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए था। और उसका ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है कि तुमने मौजूदा मुकाम तक पहुँचने में उसकी बहुत मदद की है। मदद क्या की, बस बाज़ औक़ात ऐसी इतलात उस तक पहुंचा दी जो मेरे इल्म में आ गई थी। मैंने कोई खास तौर पर उसके लिए तो कोई काम नहीं किया। बोया इस सिलसिले में उसने मुझसे गलत बयानी नहीं की थी। मैंने कहा, जब तुमने उसके लिए काम करने की हामी भर ली है तो फिर तुम क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो। सलोमी बोली, मुझे मालूम तो होना चाहिए कि जिसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ वो किस किस्म का आदमी है और मुझे उसके साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। हाँ, उसने गलत बयानी नहीं की थी, मगर तुम आम खाओ, वो मेरा बास है और बाल के पसंदीदा आम पर बतैतों का कोई हक नहीं होता। जो आम सिर्फ उसी के नाम हो। उसने बाईं आंख दबाई। लेकिन जो आम हो उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है अब न उसका मातैतू। कोई आम आदमी होता तो जाहिर है मुझे उसकी परवाह ना होती। क्या फजूल किस्म की बातें ले बैठे हो। वो झुंझला गई। वक्त से फायदा उठाना सीखो। हाथ आई नेमत से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं होता, बल्कि गुफरान नेमत कहलाता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं नेमत की तारीफ इस अंदाज में नहीं करता जिस अंदाज में तुम करती हो। और मैं अदनान से किसी ऐसे शख्स की तारीफ नहीं कर सकती जो मेरी तौहीन का मुर्तकिब रहा हो। सलोमी ने धमकी अमेज लहजे में कहा, मुलाजमत करनी है तो आदाब मातहती सीखो। पहली बार मातहती कर रहा हूँ, अब तुम ही मुझे आदाब मातहती सिखाओगी। मैंने कहा और वो खुश होगी। बस फिर जो मैं कहूँ उस पर अमल करते रहो, न तो मैं कुंदन बना दूंगी। क्या तुम मुझे कुंदन तराश समझती हो। मैंने एक बार फिर संदिया लहजे में कहा, मगर इस बार भी उसने मेरा लहजा नजरअंदाज कर दिया। वे तुम्हें तराश कराश की ऐसी चमक अता करूंगी कि देखने वालों की आंखें खैरा हो जाया करेंगे। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैंने हिचकिचाने की अदाकारी करते हुए कहा। और वहाँ फ्लैट पर जो तुमने मुझे आगोश में ले लिया था वो हुराई। उस वक्त मुझे ख्याल नहीं था कि तुम बास की मंजूर नजर हो, इसलिए बहक गया था। एक बार फिर बहक जाओ। वो आंखें बंद करके मखमूर लहजे में बोली, लेकिन टेलीफोन की घंटी ने उसकी महवियत तोड़ दी। मैं समझ गया कि फिर वही गुमनाम खाल है। रिसीवर उठाने पर मेरे ख्याल की तस्दीक होगी। उम्मीद है तुमने मेरी फराहम करदा इतलात की अपने तौर पर तस्दीक कर ली होगी। हाँ, और ये भी याद रखो कि मैं किसी किस्म का उधार रखने का कायल नहीं हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे सारे कर्जे चुका दूंगा। एक इतला और भी है, दूसरी तरफ से कहा गया, अगर तुम पहले की तरह बेतबारी ना करो तो हम तुम्हें वो इतला भी फराहम कर दें। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए पसंदीदा नहीं था, लेकिन मैं इस बुरी तरह फंस गया था कि उन लोगों का कर्ज चुका नहीं पा रहा था, जबकि ये मेरे लिए बहुत मामूली सी बात थी। मैं आंख बंद करके एतबार करने का कायल नहीं हूँ। मैंने कहा, आगे तुम्हारी मर्जी, बताओ या ना बताओ। तुम बहुत चालाक हो नारमन शलूफ, लेकिन हम तुम्हें इतला जरूर फराहम करेंगे। पहले ये बताओ, क्या अदनान को जबरदस्ती पकड़ लाए हो। मैं एक आजाद आदमी हूँ। क्या तुम मेरे मामलात में मुदाखलत करना चाह रहे हो। हरगिज़ नहीं मिस्टर नारमन, हम मामलात में नहीं जिंदगियों में मुदाखलत किया करते हैं। हमने पहले ही तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि अदनान से मत उलझो, लेकिन तुम नहीं माने। सोनिया के अगवा के बाद अदनान के वो आदमी जो तुम्हारी क़यामगाह की निगरानी कर रहे थे वापस चले गए थे, लेकिन अब वो लोग फिर वापस आ गए और इस बार उनके तेवर भी अच्छे दिखाई नहीं देते। मैं हैरान रह गया
दोबारा निगरानी शुरू होने का मतलब ये था कि वो अदनान के अगवा से बाखबर हो चुके थे, जबकि मैंने हर तरह से तदराक कर लिया था। फिर ये बात अदनान के आदमियों के इल्म में किस तरह आई? हेलो नारमन, क्या फोन बंद कर दिया? नहीं, मैं सोच रहा था कि उनकी यहाँ दोबारा आमद का मकसद क्या हो सकता है। अपनी जान की खैर मनाओ, वो कमांडो एक्शन भी कर सकती है। अगर तुम हमेशा इस तरह की हरकतें करते हो तो हमें हैरत है कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो। मैंने क्या लगाया, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरी पोजीशन बहुत मजबूत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो अपने सरबराह की जिंदगी खतरे में डालना पसंद करेंगे? शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, तुमने अपनी मजबूती कर ली है, मगर क्या तुम तन्हा बाहर नहीं निकलोगे? मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए तरने वाला साबित नहीं होगा। तुम्हारी वजह से हमें बहुत मेहनत करना पड़ रही है, लेकिन तुमने भी शायद तय कर रखा है कि किसी और के हाथों मारे जाओगे। ना कोई उन्हीं को रोक सकता है और ना लिखे हुए वक्त को तब्दील किया जा सकता है। ये बात समझ में नहीं आई कि अदनान के बाद सलोमी को अगवा करने की क्या जरूरत थी। बातों की रवानी में शायद तुम भूल गए हो। तुम्हारी फराहम करदा इतरा की तस्दीक के लिए मैंने यही जरिया तो इख्तियार किया है। सलोमी पर इसराबी कैफियत तारी हो रही थी, वो शायद ठीक से गुफ्तगू भी नहीं सुन रही थी। यही वजह है कि जब मैं फोन बंद करके उसकी तरफ बुढ़ा तब भी उसने फोन के बारे में कोई सवाल नहीं किया। फोन पर मुख्तसर गुफ्तगू किया करो, खास तौर पर उस वक्त जब कोई तुम्हारा मुंतजिर बैठा हो। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ज़हमत उठानी पड़ी। मैं उठकर उसके बराबर जा बैठा। तुम्हारी वजह से मुझे जो कोफ्त उठाना पड़ी उसका अदाला भी तुम्ही को करना पड़ेगा। वो उससे लिपट गई। तुमने वादा किया था कि मुझे अनोखी लज्जतों से आशना कराओगी, नए जानों की सैर कराओगी। हाँ, मैंने वादा किया था, मगर पेशकदमी तो तुम ही करोगे ना, या वो भी मुझे ही करनी पड़ेगी? वो बेबाकी से मुस्कुराई। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तुमने किसे इस लज्जत से आशना किया होगा, मैंने कहा, और वो बिना कर मुझसे अलहदा हो गई। समझ में नहीं आता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम थे कि इस मौके पर बात क्या करनी है। ये बात तो खुद मेरी समझ में भी नहीं आती। अब मुझे तमकीन का ख्याल आ रहा है, मालूम नहीं वो कहाँ होगा। जहन्नुम में गया तमकीन और उसके साथ ही अदनान भी। सलूमी ने चिढ़कर कहा, इस वक्त मेरे अलावा तुम किसी और की बात मत करो। तमकीन की हद तक तो दुरुस्त है, मैंने सारी लाया, लेकिन तुम मेरे बास को कुछ नहीं कह सकती। मैं जा रही हूँ। सलूमी गुस्से में बिभर कर उठी और ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने झपट कर उसे पकड़ दिया। अरे तुम तो नाराज ही हो भी, मैंने उसे आगोश में लेते हुए कहा, और वो यूं पिघल गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सलूमी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे अनाड़ी मालूम होते हो। वो तो मैं सीख ही लूंगा, लेकिन तुम्हें चाहिए कि मुझे समझने की भी थोड़ी सी कोशिश करो। मुझे लगता है कि हमारे ताल्लुकात बरसों चलेंगे। तवील अरसे तक कायम रहने वाले ताल्लुकात की खबर सुनकर वो मजीद खुश हो गई। लेकिन तुमने मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दूंगा, पहले मेरी कमजोरियों के बारे में सुन लो, जिनकी वजह से तुम इस वक्त नाराज हुई। अगर मेरे जहन में कोई बात अटक जाए तो मैं कुछ और नहीं कर सकता। उसने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखा। मसलन इस वक्त तुम्हारे जहन में कौन सी बात अटकी हुई है? ग्रामोफोन की सुई तमकीन पर अटक गई है, पर मैं यही सोचे जा रहा हूँ कि मालूम नहीं वो कहाँ होगा, तुम्हें कितना याद होगा। फिर खुद भी अक्सर उसके बारे में सोचती हूँ। अदनान से भी उसका जिक्र करती रहती हूँ। आखिर वो उसका दोस्त भी तो था, तो क्या अदनान उसे याद नहीं करता? जब मैंने उसे कहा तो वो मजीद मगमूम नजर आने लगी। बुरे वक्तों के साथ ही कभी भुलाए नहीं जा सकते, ख्वाह इंसान कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उन्हें इस तरह नजरअंदाज भी तो नहीं कर दिया जाता जिस तरह तुम दोनों ने उस बेचारे को कर दिया है। कौन कहता है कि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया है? मैंने तो कई बार उसे तलाश करने की कोशिश की, मगर वो मालूम नहीं कि कहाँ चला गया, क्योंकि मैंने उसके तमाम दोस्तों को टटोल कर देख लिया, मगर उसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वो ऐसा लापता हुआ कि उसकी आज तक कोई खबर ही नहीं मिल सकी। तुम तो बता रही थी कि उसने शादी कर ली थी। मैंने कहा, तुम किस तरह उसकी बीवी तक रसाई हासिल करके उससे मालूमात हासिल कर सकती थी? सिर्फ शादी नहीं की थी, उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, मगर वो अपनी बीवी बच्चों समेत लापता हुआ है। मालूम नहीं उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मुझे इस बात पर हैरत हुई, कोई शख्स यूं लापता नहीं हो सकता था, लेकिन मैं इसी इतला पर ज्यादा तशवीश नहीं कर सकता था, इसलिए कि ये बात बहुत ज्यादा अहम नहीं थी। मैं किसी और जरिए काम चला सकता था। तमकीन अगर बिल जाता तो अदनान का माजी आईना हो जाता। अब मुझे किसी और तरह काम चलाना था। अभी तुम्हारे ज़हन में एक और बात रटकी हुई है। सलूमी मुस्कुराई। अब तुम्हें सोनिया याद आ रही होगी। तुमने याद दिला दिया है तो सोच रहा हूँ कि उसका चेहरा बिगाड़ने के लिए तुम कौन सा तरीका इख्तियार करोगी। उसका चेहरा बिगड़ने में तुम्हारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। सलूमी शौकी से मुस्कुराई और मैंने इस बात में सर हिला दिया। सलूमी शौकी से मुस्कुराई और मैंने इस बात में सर हिला दिया।
झूठ मत बोलो अरे अमाल, जिसकी वजह से ब्लैकमेल होकर तुमने अदनान जैसे शख्स की मुलाजमत करना कबूल कर दी। उसे बचाने के लिए तुम क्या नहीं करोगे? तुम ठीक कह रही हो। मैंने बेबसी से कहा, वाकई में उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सोच दो अरे अमाल, तुम बहुत बड़ा दावा कर रहे हो, अपने दावे पर पूरा भी उतर सकोगे? मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, तुम मुझे आजमा कर देख लो, जो कुछ मैंने कहा है उस पर 100% पूरा उतरूंगा। सोनिया रिहा हो सकती है और तुम्हें उसके इवज कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। बस मेरी एक मामूली सी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। मुझे अंदाजा था कि वो किस किस्म की फरमाइश कर सकती है, लेकिन फिर भी मैंने उसे पूछ लेना जरूरी समझा। मुझे जल्दी बताओ ना कि मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करके जल्द अज जल्द उसे रिहा करा सकूं। मैंने बेताबी का मुजाहरा किया। उसके होंठों पर एक पुरहवस मुस्कुराहट फैल गई। मुझे सिर्फ एक बार सैराब कर दो और उसके बाद मुझसे मुस्तकिल ताल्लुकात कायम रखने का वादा कर लो। मैं उसे चुटकी बजाते में रिहा करा दूंगी। तो फिर इस काम में देर नहीं करनी चाहिए। मैंने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा और अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं उसी तरह उसे लेकर उस कमरे तक पहुंच गया जहां अदनान को बंद कर दिया गया था। कमरे के दरवाजे पर रुककर मैंने चाबी निकाली और दरवाजा गैर मुकफ्फल करके खोल दिया। शलूमी की आंखों में शुरुक डोरे तैरने लगे थे, लेकिन कमरे का अंदरूनी मंजर देखकर वो हवास बाख्ता होगी। उसने अदनान को देख लिया था और ये बात फौरन ही उसकी समझ में आ गई थी कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। वो कुछ कहने के लिए मेरी तरफ मुड़ी, मगर मैंने उसकी बात सुनने से कबल ही उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे धक्का दिया और वो कमरे के फर्श पर जा गिरी। उसके मुंह से मुगल्लदात का तूफान फूट निकला। मैं उसकी मुगल्लदात से बेपरवाह होकर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। अदनान बेबसी से खड़ा मुझे देख रहा था। शलूमी ने इतराफ कर लिया है कि सोनिया को तुमने ही अगवा कराया है। मैंने अदनान को घूरते हुए था और वो गुजीली नजरों से सलूमी को देखने लगा। ये झूठ बोल रहा है। सलूमी चीखी, इसकी बातों में मत आना। इसने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की थी, मगर मैं इसकी बातों में नहीं आई। मेरे ऊँटों पर एक सफाक मुस्कुराहट उभर आई। ये बात साबित हो चुकी है अदनान के सोनिया को तुमने ही अगवा कराया है। अब भी तुम्हारी बचत की एक ही सूरत है, सीधी तरह बता दो कि सोनिया कहाँ है। लेकिन उसका पता बताने के बाद मेरी जिंदगी की कोई जमानत नहीं रहेगी। अदनान ने कहा, तुम बहुत घटिया बात कर रहे हो अदनान। मैंने नफरत से कहा, जिस तरह मैंने सलूमी से ये बात उगलवाई है कि सोनिया के अगवा की जिम्मेदारी तुम पर है, उसी तरह मैं किसी और जरिए से भी सोनिया तक पहुंच सकता हूँ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके बल पर तुम मुझसे सौदेबाजी कर सकोगे तो ये तुम्हारी भूल है। इस तरह तुम अपनी मौत को यकीनी बना दोगे। वो तुम्हारी बीवी है और जहाँ भी है आराम से है। या तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी उसे रिहा कर दूंगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। और मुझे यकीन है कि तुम मुझ जैसे गैर मुतल्लक आदमी की खातिर अपनी बीवी की जान का खतरा मोल लेना हरगिज पसंद नहीं करोगे। तुम किस चक्कर में आ रहे हो अदनान? सलूमी फिर चीखी, इसने झूठ बोला था, सोनिया इसकी बीवी नहीं है। सुन लिया तुमने? मैंने अदनान को घूरते हुए कहा। मैंने झूठ बोला था कि हमने शादी कर लिया। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ देर तक तो अदनान सत्य की सी कैफियत में रहा, फिर संभल कर बोला, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो उसके लिए क्यों इतने लंबे चक्कर में पड़ रहे हो? मैं तो खैर बेवकूफ आदमी हूँ, मैंने तंतिया लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों सलूमी के चक्कर में आ गए? अदनान बगले झांकने लगा। उसके पास भी बात का कोई जवाब नहीं था। और मैं किसी चक्कर में नहीं फंसा हूँ अदनान। मैं तो पहले की तरह आता दूं, चक्कर में तो तुम फंसे हो। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। और तुमने देख लिया सलूमी, यह तुम्हारा सबसे बड़ा हमायती। मैंने अदनान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका असर देखो और इबरत पकड़ो, बल्कि इससे बड़ा कोई और हमायती है तो बताओ। सलूमी ने मुझ पर झपटने की कोशिश की, मगर मेरे एक ही थप्पड़ ने उसके पैर उखाड़ दिए और वो उछलकर बेड पर जा पड़ी। उसके होंठों से खून की पतली सी लकीर बह रही थी। तुम बेगैरत हो, ना मर्द हो, एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? उसने अजियानी अंदाज में कहा और बेतहाशा रोने लगी। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। कुछ देर पहले तो वो सोनिया का चेहरा बिगाड़ने की बातें कर रही थी। उसकी रिहाई की इवत मुझे ब्लैकमेल करके अपने सफली जज्बात की तस्कीन की ख्वाहिशमंद थी। मुझे उस पर किस तरह तरस आ सकता था? जो औरत अपनी हुदूद भूल जाए उसे हुदूद में लाना मर्द का ही फर्ज होता है। मैंने बेपरवाही से कहा, वैसे यहाँ तुम्हारा एक आशना भी मौजूद है। तुम्हें पिटते देखकर उसे गैरत क्यों नहीं आई? जवाब में सलूमी ने अदनान को भी बेशुमार मुगल्लदात से नवाज कर रख दिया। अदनान किसी मुजरिम की तरह निगाहें झुकाए खड़ा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। और अब तुम्हारा नंबर है अदनान, मैंने जेब से पिस्टल निकालते हुए कहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। अगर तुमने सोनिया के बारे में जबान ना खोली तो मैं तुम्हारे भेजे में गोली उतार दूंगा।
मेरे लहजे की सवाकी ने अदनान को लर्जा कर रख दिया। ये हकीकत थी कि अगर उसने इस मौके पर जबान ना खोली होती तो मैं वाकई उसे गोली मार देता। मैंने उसकी आंखों में शदीद ज़हनी कशमकश के तातरात देख लिए थे। उसके अंदाजे से मैंने ये भी भांप लिया था कि वो सलूमी के सामने बात करने से गुरेज कर रहा है। ये बात खासी अजीब थी, मगर मुझे इससे कोई विरद नहीं थी कि मैं सलूमी के सामने जबान खोलने से क्यों बुरीदा है। मुझे तो सिर्फ उसकी जबान खोलने से दिलचस्पी थी। मैं तो जल्द अज जल्द हकीकत जान लेने के चक्कर में था। मैं जानता हूँ कि तुम तशद्दुद के बगैर नहीं मानोगे। दफादन बैरे का चलो कमरे से निकलो, मैं तुम्हें अभी सीधे किया दे। चलो कमरे से निकलो, मैं तुम्हें अभी सीधा किए देता हूँ। मैंने अभी सोल से चलने का इशारा किया। सलूमी ने भी हमारे साथ निकलने की कोशिश की थी, मगर मैंने बड़ी बेदर्दी से उसे अंदर धकेल कर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और अदनान को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। बैठ जाओ। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी एक सोफे पर बैठ गया। मैंने महसूस किया था कि तुम सलूमी के सामने बात करने से हिचकिचा रहे हो, इसलिए तुम्हें वहां से हटा लाया हूँ। लेकिन मैं अपने उस फैसले पर अब भी कायम हूँ कि अगर तुमने मुझे हकायक से आगाह ना किया तो मैं तुम्हारी छुट्टी करके खुद ही सोनिया को तलाश कर लूंगा। मुझे अंदाजा है कि जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर अमल भी कर सकते हो। अदनान में भराई हुई आवाज में कहा। और अपनी जान की से प्यारी नहीं होती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि वो बोलते बोलते खामोश हो गया। रुको मत बोलते रहो। बैरे कहा, अभी तुमने अक्लमंदी की बातें करना शुरू की थी कि बीर खामोश हो गया। दरअसल मैं दो तरफा मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने मुजरिवाना लहजे में कहा, जबान नहीं खोली तो तुम गोली मार दोगे, और अगर जबान खोल दी तो। वो एक बार फिर चुप हो गया। बोलते बोलते रुक क्यों जाते हो? मैंने झुंझला कर कहा, कहीं मैं तुम्हारी सरकत पर तुम्हें शूट ही ना कर बैठूं। मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। मौत, क्योंकि मौत अब मेरा मुकद्दर हो चुकी है। उसका लहजा वाकई ही उस शख्स का सा लहजा था जिसे अपनी मौत का यकीन हो चुका हो। जानी लम्हों के अंदर अंदर वो बरसों का बीमार नजर आने लगा था। वो अदाकारी नहीं कर रहा था, वो अदाकारी हो भी नहीं सकती थी। उसकी हालत में मेरे देखते ही देखते बहुत बड़ा तगीर रूनुमा हुआ था। क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? क्या तुम मुझे जिंदगी की बख्शिश नहीं दे सकते? उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हें अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता देता हूँ, उन्हें अभी मेरी जरूरत है। तुम तो एक रहमदिल आदमी हो। मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर? तुम क्यों उन्हें बाप के साए से बैरून कर देना चाहते हो? उसका अंदाज दर हकीकत किसी ऐसे शख्स का सा था जिसे अपनी जिंदगी की जरा से भी उम्मीद बाकी ना रह गई हो। होश में आओ अदनान, मैंने बुरा अंदाज में कहा। तुम्हारी अपनी गर्दन पर बहुत बेगुनाहों का खून है। आज मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नहीं समझोगे। उसने बड़ी मायूसी से कहा, बात इस तरह तुम्हारी समझ में आ भी नहीं सकेगी। मैंने तुम्हें बता दिया तब भी तुम यकीन नहीं करोगे। यकीन करना या ना करना ये मेरा काम है। मैंने भी ना कर कहा। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि मुझे हकायक से आगाह कर दो। हो मेरे खुदा, मैं एक बहुत बड़ा राज जाहिर करने जा रहा हूँ। पूरे मुल्क में चंद ही ऐसे अफराद हैं तो इस राज से वाकिफ हैं। ये राज जाहिर करने के बाद मेरी जिंदगी की जमानत खत्म हो जाएगी। मेरा जी चाहा कि उसकी खोपड़ी में गोली उतार दूं, मगर उसकी हालत इस कदर तबाह थी कि मुझे अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। यकीनन कोई बहुत बड़ी बात थी जो उसकी जबान से अदा नहीं हो पा रही थी। उसकी सफाकी और बेरहमी से वाकिफ होने के बावजूद मुझे उस पर रहम आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको जबान खोलने पर किस तरह आमादा करूं। आमादा तो वो था, मगर डर रहा था। अगर उसे किस बात का खौफ था मेरी समझ में न आ सका। सुनो, तुम्हें मुझसे इतनी दिलचस्पी हरगिज नहीं हो सकती कि मेरी जान बचाने की खातिर तुम अपना मिशन रोक दो। लेकिन मैं सिर्फ इस तवक्को पर तुम्हें उस राज से आगाह कर रहा हूँ कि तुम बासलाहियत हो। शायद मेरी जान की कीमत पर तुम उस फितने की बेयकुनी कर सको जिसका नाम अदनान अब्बासी है। मेरे असाब झुंझुना उठे और मैं बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये क्या बकवास है? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या तुम अदनान अब्बासी नहीं हो? मुंह बेजान से अंदाज में मुस्कुराया। मैंने कहा था ना कि बात इस कदर नाकाबिले यकीन है कि मेरे बताने के बावजूद तुम इस पर यकीन नहीं करोगे। मैं पलके झिपकाए बगैर उसे घूर रहा था। तुम मुझे कई झूठ बोल चुके हो, मुझे कई बार धोखा देने की कोशिश कर चुके हो। तुम्हारी इस बात पर यकीन करना मेरे लिए वाकई ही नामुमकिन है। अपनी जान बचाने की खातिर मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम यकीन करो या ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। और इस बेहुदा बात पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम अदनान अब्बासी नहीं हो? मैंने खुश्क लहजे में कहा। कोई भी यकीन नहीं कर सकता। किन लोगों को ये बात मालूम है वो किसी को बता भी नहीं सकते। मैंने अपनी जिंदगी बहुत मुख्तसर कर लिया है।
उसके अंदाज से तो यही जाहिर हो रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। अगर तुम अदनान अब्बासी नहीं हो तो फिर अदनान अब्बासी कौन है? मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं उसका हम शक्ल हूँ। वो खुद तो ज्यादातर बगदाद में रहता है, बसरा शादो नादर ही आता है। क्या तुम्हें यह भी ख्याल नहीं आता कि दो अफराद के दरमियान इतनी मुशाबत या तो जुल्वा भाइयों में होती है या फिर कहानियों और फिल्मों में दिखाई देती है? मैं पैदाइशी तौर पर उसका हम शक्ल नहीं हूँ। मेरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है। अगर ये झूठ है तो इसका सहारा लेकर तुम ज्यादा अरसे तक अपनी जान बचाए रखने में कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं जल्दी हकीकत का सुराग लगा लूंगा। मैंने उसे धमकी दी। तुमने ये भी सोचा कि तेरी ये सच हुआ तो मेरा क्या अंजाम होगा? उसने तलखीते कहा। लेकिन तुम्हें ये सोचने की जरूरत भी क्या है? तुम्हारा तो उल्लू ही सीधा है। उसने मुझे मकमसे में फंसा दिया था। मैं समझ नहीं रहा था कि उसके साथ किस ढब से गुफ्तगू करूं। तुमने मुझे इससे भी ज्यादा कोई अनहोनी बात सुनाई होती तब भी मैं उसकी तस्दीक किए बगैर कोई फैसला ना करता। मेरे बयान की तफ्तीश करोगे तो अदनान अब्बासी को जरूर इल्म हो जाएगा और ये बहुत वादे हो जाएगा कि तुमने मुझसे बहुत सी मालूमात हासिल की हैं। अगर ये साबित हो गया कि तुमने मुझे ताउन किया है तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने जान बचाने के लिए मुझसे ताउन किया था और जिस हद तक भी मेरे बस में होगा मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अदनान अब्बासी को अब तक मेरे अगवा का इल्म हो चुका होगा। मुझे तो इसी बात पर हैरत है कि उसने मुझे छुड़ाने की अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या मैं ये समझूं कि तुमने अपने आदमियों को कोई इशारा कर दिया था? मैंने उसे घूरा। हरगिज़ नहीं। लेकिन बाज मैं नहीं हूँ। मैं तो खुद किसी और को जवाब दूं। और तुम क्या समझते हो मैंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया? नहीं, मैंने जो कुछ भी किया नान की हदायत पर किया। ये उसकी ख्वाहिश थी कि तुम्हें उसके लिए काम करने पर आमादा किया जाए और उसके लिए तुम्हें किसी भी मुआवजे पर रजामंद कर दिया जाए। जब मैंने उसे बताया कि मैंने सोनिया को छोड़ दिया है तो उसने मेरे इस इकदाम को सराहा। लेकिन कोठी में गुस्से से तुम्हारी ख्वाबगाह तक पहुंचने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा था। इतनी जल्दी तुमने हदायत किस तरह ले ली? क्योंकि फोन पर मेरा उससे मुस्तकिल राब्ता था। सलूमी ख्वाबगाह में सोनिया के पास मौजूद थी और मैं अदनान अब्बासी को एक एक लम्हे का आंखों देखा हाल सुना रहा था। उसके जराइम की फहरिस्त सुनकर तुम्हारा खून खोल उठेगा। मगर जब मैंने उसे ये इतला दी कि कोई शख्स कोठी में घुसा है तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अगर वो शख्स ख्वाबगाह तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो उसकी जान बख्शी कर दी जाए।